तो आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के थर्ड और फोर्थ लेक्चर की रिवीजन। थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि किसी स्पेसिफिक शेप से अगर कोई दूसरी स्पेसिफिक शेप को रिमूव कर दिया जाए तो बची हुई शेप का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। यानी जैसे कोई डिस्क है, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, कोई सॉलिड स्फीयर है, इस टाइप की कोई स्पेसिफिक शेप दी हुई है हमें, और उसके अंदर से हमें बोल दिया कि इसमें से कोई छोटे डिस्क को काट के रिमूव कर दिया, या कोई रेक्टेंगुलर प्लेट को, या कोई सॉलिड स्फीयर को। यानी कि एक स्पेसिफिक शेप होती है और उसमें से कोई स्मॉल साइज की दूसरी शेप को अगर हम रिमूव कर दें तो बची हुई जो शेप होगी उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, जो रिमूव्ड पार्ट है यानी जिस पार्ट को हमने रिमूव किया है उसका मास निकालो, और उसके बाद जो पार्ट हमने रिमूव किया है उसके जैसे दो पार्ट लो, सेम उसके जैसे, उसी के साइज के, उसी की शेप के दो पार्ट लो, एक का पॉजिटिव मास लो और दूसरे का नेगेटिव मास लो, और उन दोनों पार्ट को वहां रख दो जहां से उस शेप को रिमूव किया था। अब वहां रखने के बाद होगा क्या, जो पॉजिटिव मास वाली शेप है वो तो जो हमारी पहले शेप थी उसको कंप्लीट कर देगी, जो रिमूव करने से पहले जो शेप थी उसको कंप्लीट कर देगी, और जो नेगेटिव मास वाली शेप है वो वहीं की वहीं रहेगी, मतलब वो एक्स्ट्रा रहेगी। अब इन दोनों शेप के, एक तो जो शेप कंप्लीट बन गई जो पहले थी जैसी बन गई, उसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखेंगे, और दूसरा जो हमारी नेगेटिव मास वाली शेप बची हुई है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखेंगे, और इस तरीके से हमें जो बची हुई शेप है उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। नेगेटिव वाले मास को नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव वाले मास को पॉजिटिव लिखेंगे, और सिंपल फॉर्मूला तो इसमें वही लगेगा, आर सी यू एम इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। पॉजिटिव नेगेटिव का केस हो जाएगा इधर मास का। और उसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि होती है VCOM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और इसी से हमने देखा था, कह सकते हैं डिराइव किया था या देखा था, मतलब ऐसा कोई डेरिवेशन वाली बात नहीं है इसमें। इससे हमने देखा था कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम होता है टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये आसान हो गया एक तरीके से कि अगर कंप्लीट सिस्टम का हमें मोमेंटम बताना है तो सिंपली करना क्या है, टोटल जो सिस्टम का जितना मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उससे, और इसी तरीके से एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी में सेंटर ऑफ मास वाला केस तो लगता नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर पूरे सिस्टम की बतानी है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फॉर्मूले से फाइंड आउट करो और टोटल काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो लास्ट में। और उसके बाद हम आ गए थे फोर्थ लेक्चर में। तो फोर्थ लेक्चर में सबसे पहले देखा था कि अगर एयर में कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है एयर में, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा -g होगा। यानी कि चाहे कितनी भी ऑब्जेक्ट एयर में फ्री फॉल कर रही हो उन सब के सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो वो हमेशा -g होगा। सिस्टम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पुली ब्लॉक वाला सिस्टम कि अगर कोई पुली के दो मास लटका रखे हैं तो इनमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो सबसे पहले तो जैसे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था उस तरीके से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो कि होगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F नेट बाई टोटल मास। और उसके बाद हम सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और इसका पुली ब्लॉक वाले सिस्टम का एक फॉर्मूला डिराइव भी किया था स्पेसिफिक, जो कि होता है ACOM इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 प्लस M1 होल का स्क्वायर इंटू G। और उसके बाद देखा था हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt। अब इसमें अगर F एक्सटर्नल 0 हो तो dp बाई dt 0 हो जाएगा, और इससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो मोमेंटम कांस्टेंट है, और मोमेंटम में मास तो लगभग कांस्टेंट ही होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है कह सकते हैं। तो अगर इसको हम पूरे सिस्टम पे अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता है कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यानी सिंपल कह सकते हैं
कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है, और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को भी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है। यानी कि इंटरनल फोर्स जो है वो सिस्टम के अंदर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनके मोमेंटम को चेंज कर सकता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है और उनकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम के मोमेंटम को या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को इंटरनल फोर्स कभी भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल फोर्स चेंज कर सकता है। सिंपल कंक्लूजन ये था कि अगर हमें पूरे सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इंटरनल फोर्स से कभी भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यानी कि पूरे सिस्टम में जो पहले वेलोसिटी थी उतनी अब वेलोसिटी होगी, चाहे उसमें इंटरनल फोर्स कितना भी लग जाए, और सिस्टम का जो पहले मोमेंटम था वो अब भी उतना ही रहेगा, चाहे इंटरनल फोर्स कितना ही लग जाए। और उसके बाद हमने एक एक्सप्लोजन का केस पढ़ा था, मतलब बॉम्ब एक्सप्लोज होता है उसका, तो इसमें भी यही लगेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट वाला या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें सिंपल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर देंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। क्योंकि होता क्या है कि जब बॉम्ब एक्सप्लोज करता है तो इसमें इंटरनल फोर्स ही लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और उसके बाद गन बुलेट वाला सिस्टम पढ़ा था, इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। तो इसमें सिंपली कर देंगे गन का मोमेंटम इज इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम और इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में मतलब मेनली हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, और ये 2 लेक्चर हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इन दोनों लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था। थैंक यू।